सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं अनु गुप्ता, आप देख रहे हैं दृष्टांत न्यूज। आज हम दृष्टांत न्यूज के माध्यम से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक रंगमंच के एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराना चाहता हूं जिनका नाम महेश चंद्र देवा है। लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में ही अकेला नहीं जाना जाता है, लखनऊ को नवाबों के शहर के रूप में भी जाना जाता है, जहां की नजाकत, जहां की नफासत, पहले आप की संस्कृति बचपन में सुना करता था। युवा होते और पत्रकारी जीवन में प्रवेश करके मैंने बहुत नजदीक से देखा है यहां की नजाकत, यहां की नफासत, यहां की पहले आप की संस्कृति ने निश्चित तौर पे 90 के बाद के युवा होते हुए युवकों को अपनी संस्कृति की ओर आकर्षित किया है। ऐसा ही राजधानी लखनऊ में एक युवा जो लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र था, जहां से उन्होंने बीएड और एमएड एजुकेशन में की, उसके बाद वो रंगमंच के क्षेत्र में सपने देखने लगे, सपने बुनने लगे और अपने देखे जाने वाले सपनों को कैसे पूरा किया जाए, उन सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने चबूतरा नामक एक संस्था का गठन किया। चबूतरा उन्होंने नाम इसलिए रखा जहां पे असहाय, लाचार, बेसहारा गरीब बच्चों के अंदर की प्रतिभा को कैसे वो सार्वजनिक पटल पर लेके आ सके, इसलिए चबूतरा नामक संस्था का गठन किया गया। आज महेश चंद्र देवा किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर बॉलीवुड में कोई भी फिल्म अगर बन रही है और उसकी शूटिंग लखनऊ में होनी है या उत्तर प्रदेश में होनी है, तो निश्चित तौर पे उस फिल्म के निर्माता और निर्देशक महेश चंद्र देवा के बिना, उनको किरदार दिए बिना उस फिल्म को पूरा नहीं करते हैं। ऐसी ही शख्सियत महेश चंद्र देवा आज दृष्टांत कार्यालय आए तो निश्चित तौर पर मैंने कहा, आप जैसे व्यक्तित्व जिन्होंने एक बड़ा आयाम तय किया है, रंगमंच के क्षेत्र में एक लंबी दूरी तय की है आपने रंगमंच के क्षेत्र में, निश्चित तौर पे आपका एक साक्षात्कार होना चाहिए। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दृष्टांत न्यूज कार्यालय में। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप सर, और आपने मुझे दृष्टांत में बुलाया इसके लिए क्योंकि आपकी नज़र इतनी पारखी है कि आप लखनऊ के हर एक व्यक्ति को जो सामाजिक तौर से जुड़ा है उसको आप अपने चैनल दृष्टांत में खींच लाते हैं। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में पहले बताइए। अनूप भाई, मैंने क्योंकि बचपन मेरा लखनऊ में बीता और लखनऊ ही हमारी एक इबादत है, और यहाँ पर मैंने बचपन में जब हाई स्कूल इंटर किया तो मैंने सिया कॉलेज से किया, स्नातक मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया, और वहीं से रंग सफ़र मेरा आरंभ हुआ। तो ये जो रंग सफ़र है, जो थिएटर है, जो संगीत है, जो नृत्य है, मैंने रूबरू यहाँ से साहित्य में मैंने लोगों से देखा, समझा, और मैंने जाना कि यहाँ पर बहुत कुछ है। लखनऊ पूरी दुनिया में पहचान है, कथक से पूरी दुनिया में पहचान है, चिकनकारी से पहचान है और चिकन से भी पहचान है। तो यहाँ चिकन खाया भी जाता है, चिकन पहना भी जाता है, मोहब्बत लोगों को दी भी जाती है और मोहब्बत करी भी जाती है। हम बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत करीब से मैं देखता हूँ कि ऐसे तमाम सारे लोग हैं, आप जैसे पत्रकार हैं, जो दिल से अंदर से बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। ऊपर से भले आपसे लोग डर जाएं आपकी आवाज़ से, लेकिन आपका जो एक पहचान है वो मोहब्बत है कि दिल आप जीत लेते हैं लोगों का। तो वहाँ से मुझे लगा कि जब मैं स्नातक कर रहा था दौर, तो मैंने देखा कि मुझे
कुछ करना चाहिए आर्ट फील्ड में। तो मैं थिएटर को मैं सोच रहा था। भातखंडे में गया, भातखंडे में मेरा एडमिशन हुआ, प्रोफेसर टाक साहब वहाँ पर थे। मैं इप्टा गया तो इप्टा में भी मुझे कहा गया कि आप अनफिट हैं क्योंकि आपकी बॉडी इस तरह से नहीं है कि थिएटर कर सके। तो मैंने सफ़र खाली नहीं रखा। फिर मैं रायमनाथ बली में मैं एक देखता हूँ, एक बोर्ड लगा था यायवर रंगमंडल का। मैंने देखा उसकी 200 रुपये केवल फीस है। तो मैंने सोचा ये तो सही है, मेरे बजट के अनुकूल है और शाम के टाइम है, हम रिहर्सल कर लेंगे। शाम को मैं कुछ 1400-1500 1800 रुपये कमा के मैं ट्यूशन कमाता था, 50-50 रुपये, कई घरों में मैं पढ़ाता था। तो वो मैं करते करते मैंने सोचा कि साइकिल से हम लोग जाएंगे यायावर, और यायावर इंडस्ट्रियल इंटर कॉलेज था यहाँ पर नाका के पास, वहाँ से हमने थिएटर आरंभ किया। और थिएटर करते करते ये किया। फिर बीच बीच में मैंने 2010 में बीएड किया, फिर 2014 में अवध यूनिवर्सिटी से मैंने एमएड किया। उससे पहले मैंने मास काम का कोर्स किया 9-10 में। तो श्री पुरुषोत्तम दास टंडन से मैंने डिस्टेंस एजुकेशन में मास कॉम का कोर्स किया। पत्रकारिता मैंने की उन्हीं बीच में 9-10 साल मैंने उधर पत्रकारिता की। मैंने एक बच्चों का बाइलिंगुअल एक अखबार निकाला, जो बच्चे ही लखनऊ के पत्रकार होंगे और बच्चे ही सामाजिक ताने बाने के साथ लोगों से सवाल जवाब करेंगे। ये तो एक नई सोच थी। हाँ, और इस सोच में मैं थोड़ी पीछे इसलिए हार गया क्योंकि मेरे पास आर्थिक संसाधन नहीं थे। पिताजी की पेंशन से मैं उस अखबार को निकालता था, 500 प्रतियाँ छपवाता था और जा कर के सूचना में देता था, डाक में देता था, जिले में देता था। और 1 साल मैंने चलाया। 14 अप्रैल 2013 से मैंने उसको आरंभ किया और उसके बाद वो लगातार 1 साल चलाने के बाद वो बंद हो गया। और उसी के बाद मैंने 11 दिसंबर को चबूतरा थिएटर पाठशाला की नींव रखी अपने मदर सेवा संस्थान के बैनर तले। मकसद ये था कि बच्चे जो प्रतिभाएं हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। मुझे लगता है कि मैं लोगों तक खोज रहा था कि थिएटर मुझे मिले। मैं भातखंडे गया, नहीं हुआ, इप्टा हो गया तो वहाँ नहीं हो पाया। लेकिन बहुत से प्रतिभावान बच्चे हैं जो गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर प्रतिभाएं नहीं। बच्चा जब जन्म लेता है, जब वो पैर पटकता है अपनी माँ के सीने पर लगाता है, वहीं से उसका रिदम स्टार्ट हो जाता है। बच्चा जब आवाज़ निकालता है, वहीं से उसका सुर और डायलॉग आरंभ हो जाता है। वहीं से उसका बॉडी लैंग्वेज, अभिनय का आंगिक अभिनय, सात्विक अभिनय आरंभ हो जाता है। हम ये कहें कि कोई बच्चा प्रतिभावान नहीं है, ये गलत है। ये है कि ये जो डिजिटल चीज़ें हो रही है, ये जो जितनी भी ये तकनीकी चीज़ें आ रही हैं, इन्होंने हमारे अंदर की संवेदनाओं को ख़त्म कर दिया है। हम संवेदनहीन हो चुके हैं। हमको लगता है कि बच्चे बहुत सारे हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपनी नाना नानी की कहानी सुन सकते हैं। उम्र का वो कौन सा पड़ाव था जहाँ कला के क्षेत्र ने आपको अपनी ओर आकर्षित किया? 12-13 साल की उम्र थी। बचपन में क्लास 6 में था मैं, और उन्हीं दिनों मैं पार्वती मांटेसरी स्कूल एक मणियाव थाने के सामने हुआ करता था, लेकिन जब नया पुल बना तो वो स्कूल वहाँ से हट गया। तो वहाँ मैं पढ़ा करता था और वहीं से मैंने बचपन में एक नाटक किया था, भाई भाई का बंटवारा। केपी सर हमारे थे, उन्होंने सोशल साइंस के टीचर थे। उन्होंने मुझे एक छोटे भाई का किरदार किया, एक मेरे दोस्त और थे, उन बड़े भाई। बकरी के बंटवारे से हम लोग ने कहानी स्टार्ट की। बहुत सारी तालियां हुई, बहुत सारे लोगों ने एंजॉय किया मेरी कॉमेडी को देख करके। तो मुझे लगा कि थिएटर या एक्टिंग मुझे जाना चाहिए। लोगों ने कहा कि तुम्हारा इधर है रुख। तो मैं यहाँ से 6 से लेकर 9, 10, 11, 12 तक रहा, लेकिन कहीं मुझे एक स्पेस नहीं मिल पाया। पढ़ाई आप एजुकेशन सेक्टर के लिए कर रहे थे, बीएड एमएड आपने एजुकेशन से की है, और कैरियर आपने कला के क्षेत्र में बनाया है। दोनों के बीच में तालमेल कैसे बैठा पाए? देखिए, जब मैं स्नातक किया तो वहाँ पर यूथ फेस्टिवल होता था, वहाँ मेरा जुड़ाव हुआ। तो वहाँ बहुत सारी कला विविधताएं थी, तो मैंने उनको सीखा। वहाँ आत्मजीत जी आते थे, जुगल किशोर आते थे, मैं उनसे मुखातिब होता था। मुझे लगता है कि बहुत आर्ट एंड कल्चर के लोग इनसे सीखेंगे। तो कलात्मकता मेरी बचपन से थी, जो मुझे जाना था। लेकिन बीएड एमएड जो मैंने 12 से लेकर के 14 के बीच में किया, उसका मकसद था कि जब हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं तो एक ट्रेनिंग बेस्ड होना चाहिए। स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चों को, जब तक आप शिक्षण पद्धति को नहीं समझेंगे तो बच्चों में आप कलात्मकता के अनुसार कैसे पढ़ा पाएंगे। तो इसलिए मैंने बीएड किया, एमएड किया कि अगर मुझे बाई चांस गांव में मुझे एक्टिंग सिखानी है तो गांव के बच्चों के लिए शिक्षण पद्धति कैसे हो सकती है। कला के क्षेत्र में प्रवेश तो शुरुआत तो आपने 12-13 साल की उम्र से कर दी थी। पागलपन और जुनून किस अवस्था पे बना?
वो जब मैं ये मुझे लगता है कि 20 साल पहले जब मैं थिएटर यायावर से जुड़ा, यायावर के बाद ये जुनून हुआ कि मुझे थिएटर करना है, फिर लगा कि फिल्मों में जाना है, करियर बनाना है। फिर हमको लगा कि नहीं पहले मुझे सारी कलाओं को सीखना है। तो मैंने कथक की तालीम ली, कपला राज मेरी गुरु नहीं है मरहूम, और उसके बाद सुरेंद्र सेखिया जी हैं, उनके साथ मैंने कथक थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज सीखा। मैंने योगा सीखा, मैंने मेकअप सीखा, लाइटिंग सीखी, कॉस्ट्यूम सीखा, एनएसडी की बहुत सारी वर्कशॉप्स वो सब सीखा। तो ये सब सीखने के बाद तो मुझे लगा कि अभी भी मेरे अंदर अधकचरा है। तो मैंने कहा बॉडी का रिदम कैसे आएगा। तो मैं सॉन्ग एंड ड्रामा गया, एनएसडी के सुनील प्रसाद जी उसके डायरेक्टर थे, यहीं लखनऊ में चलता था, केंद्रीय भवन बिल्डिंग में 8वां तल में। तो वहाँ जाकर मैंने लिया, उसको फॉर्म को भरा, मेरा एडमिशन हो गया, मैं वहाँ कलाकार एक कैजुअल आर्टिस्ट हो गया। तो मैंने वहाँ पर जितनी भी फोक डांस थे वो मैंने सीखा। मुझे लगा कि ये सब आना चाहिए, पाई डंडा डांस कैसे है, गढ़वाली कैसे होगा, कुमारी डांस कैसे होगा, इनको भी मुझे सीखना है। नौटंकी सीखनी है, आल्हा सीखना है कि आल्हा में गायकी कैसी होगी, नौटंकी में कैसी होगी, ये पंजवानी कैसे करते हैं, तीजन बाई जैसे हैं पनवा गाती हैं वो। तो इन विधाओं को सीखने के लिए मेरे अंदर छटपटाहट थी। मैं सीखता रहा, तमाम साहित्यकारों के बीच में रहा, प्रेमचंद को जानना चाहा, प्रेमचंद की मैंने मंटो को समझा, मंटो को पढ़ना चाहा। तो इन सब चीज़ों को जीवन यापन और पागलपन और जुनून, इनके बीच में कैसे रिदम बना? देखिए, जीवन यापन तो जैसे एक पत्रकार को अपनी एक सच्ची पत्रकारिता का जीवन यापन और जुनून होता है कि वो फिर जीवन यापन छोड़ देता है, फिर वो जुनून होता है। मेरे लिए कला एक जुनून था, जीवन यापन कुछ नहीं था। मैंने सोचा इतनी पढ़ाई करने के बाद मुझे लगता है कि 50 से 60 मेरे ऐसे नौकरी के दिए होंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम। कहीं कहीं तो पता चला मैं पास भी हो जाता था तो मुझे नाटक पड़ जाता था, मैं नहीं जाता था। इसी चक्कर में एक सरकारी नौकरी भी मुझसे छूटी। इसी चक्कर में मैंने अपने जीवन में बहुत पछतावा भी हुआ कि आप जब संघर्ष कर रहे हैं थिएटर को जीने के लिए, लोगों तक आप थिएटर पहुंचा रहे हैं। मेरा थिएटर था, मदर सेवा संस्थान का मुहिम था कि चबूतरा थिएटर पाठशाला उनके तक पहुंच जाए, कि हम कैसे थिएटर को आपके तक ले आए। आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं, हम खुद आपके पास चले आने। ये मुहिम मैंने चलाने का अभ्यास किया, प्रयास किया। लोगों ने मेरा साथ दिया, आप जैसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन जीवन यापन जो था, मेन आपकी मूल बात जीवन यापन, मैं इधर सोचता ही नहीं था। मुझे लगता था कि ठीक है, पापा है, पेंशन चल रही है, जीवन यापन क्या, रोटी मिल रही है, ठीक है, हम खा रहे हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब स्थितियाँ बदली, चीज़ें बदली, तो मुझे लगा 2018 के बाद कि हमें अब कुछ करना चाहिए। तो सिनेमा का दौर आया। पिछली गवर्नमेंट ने जो सिनेमा की सब्सिडी दी, इस गवर्नमेंट ने उसको बढ़ाया। तो यहाँ सिनेमा बहुत सारी फिल्में आई, फिल्मों में मैंने काम किया, फिल्मों से पैसा मेरा अर्न हुआ। मैंने थिएटर की कार्यशालाएँ की, उससे पैसा आया। तो मैंने अपनी ज़िंदगी भी चलाई। और चबूतरा थिएटर फेस्टिवल हर साल मैं उसी पैसे से, आधे पैसे को जोड़ करके मैं उसमें एक फेस्टिवल हर साल कराता हूँ। तो ये जीवन मेरा चलता रहा। आप जुनून और पागलपन की पराकाष्ठा पार कर रहे थे, और उस पागलपन की पराकाष्ठा में जीवन यापन जीने के लिए जो संक्रमण काल का दौर था, कहीं ये संक्रमण काल का दौर आपको अविवाहित रहने के लिए तो मजबूर नहीं कर गया? नहीं, देखिए, इसमें अविवाहित रहने के मजबूर कोई संक्रमण काल नहीं था। लेकिन संक्रमण काल एक दौर चला, जैसे कोविड में रहा, और भी 10-12 साल मैंने अपने आप को जीवन में ये सोचा ही नहीं। विवाह मेरे जीवन में कोई बहुत मुख्य उद्देश्य नहीं रहा। मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य था कि समाज को किस तरीके से बदला जाए, उन बच्चों के अंदर की चेतना, कला को कैसे डेवलप करके लोगों तक पहुंचाया जाए। इस मुहिम में मैंने पूरे अपने अब तक के सफ़र में 5 लाख बच्चों को थिएटर से जोड़ा, ऑल ओवर यूपी में। मैंने बहुत सारी कार्यशालाएं की, मैंने नाटक लिखे, बच्चों से मैंने नाटक लिखवाए। ये काम था कि बच्चों के लिखे हुए नाटक बच्चों द्वारा डायरेक्ट करवाना। ये बड़ी बात थी कि आप 14-15 साल के बच्चों के अंदर कलम पकड़ा दे कि बच्चा मजबूर हो जाए नाटक लिखने के लिए। और मोहम्मद अमन, सोनाली वाल्मीकि, ऐसे बैकवर्ड क्लास के बच्चों के बीच में मैंने कलम पकड़ा के उनको, प्रेमचंद जैसा लेखक तो मैं नहीं बना सकता, लेकिन उनकी मतलब परंपरा में मैं उनको बढ़ाने का मैंने काम किया। तो वो एक काम मेरे लिए बड़ा था, उनको डायरेक्शन बताना कि वैसे नाटक डायरेक्ट होते हैं, कि आप कम संसाधनों में कैसे नाटक कर सकते हैं, आप इस छोटे से रूम में कैसे नाटक कर सकते हैं। आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आप नाटक कर सकते हैं। आप अपनी आवाज़ को जनता की आवाज़ तक कैसे पहुंचा सकते हैं, कैसे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आप एक मुखर आवाज़ बन सकते हैं। ये प्रयास मेरा सदैव रहा। कला के क्षेत्र में जब आप शीर्ष लेवल की सफलता पाने लगे,
तो कभी मन में ये विचार तो आया होगा कि जीवन साथी का ना होना ये कभी कभी महसूस हुई? नहीं, बिल्कुल हुई ऐसा नहीं है, और होती भी है कि आपके साथ अगर आप अकेले हैं, बिल्कुल सोच रहे हैं, और आप ऐसी फील्ड में, आर्ट फील्ड में मुझे लगता है कि कला का साथी होना बहुत ज़रूरी है। आर्ट फील्ड, क्योंकि ये मुझे लगता है आर्टिस्ट जितने भी होते हैं ये सौंदर्य बोध के अंतर्गत ही होते हैं, रचे बसे। तो अगर सौंदर्य शास्त्र है और उसमें आपके पास कोई सौंदर्य मतलब रूप ना हो, आपके जीवन में जीवन साथी ना हो, तो आपको लगता है लगता तो वो थोड़ा सा रूखापन सा लगता है। कहीं लगता है कि कहीं आप कम हैं। आप उस ऊंचाइयों तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन ऊंचाइयों में पहुंचने का वो एक साथी नहीं है जिससे आप बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उस मंजिल तक आप ठहराव करके बने रह सकते हैं। जब सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी तो बॉलीवुड के ऐसे कौन कौन से डायरेक्टर थे या निर्माता थे जिन्होंने आपको अपनी फिल्म में लेने के लिए वो उनको बाध्य होना पड़ा? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता सिनेमा में कि वो बाध्य हुए, और हम भाई लखनऊ में महेश चंद्र देवा कला के क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है, और अगर कोई डायरेक्टर उत्तर प्रदेश में अपनी फिल्म को यहाँ पे शूटिंग करने के लिए आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो देवा से संपर्क न करें। नहीं, ये बात आपके हद तक तो सही हो सकती है, मेरे हद तक इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हम लोग कलाकार हैं, और एक्टर से बड़ा डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर ये कभी बाध्य नहीं होता एक्टर की, क्योंकि मेरी अभी उस तरह की पहचान नहीं, मैं कोई खान बंधु नहीं हूँ, कोई कुमार नहीं हूँ, और मैं एक लखनऊ का एक आम कलाकार हूँ। मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं एक ऑडिशन की एक प्रक्रिया होती है, कास्टिंग की प्रक्रिया होती है, उसके तहत हमने, चाहे मुल्क में मैंने काम किया अनुभव सिन्हा जी के साथ, ATS ऑफिसर का, अनुभव सर की ही वाइफ रत्ना सिन्हा के साथ मैंने शादी में ज़रूर आने में काम किया। मैंने झलकी फिल्म की, ये चाइल्ड लेबर पर आधारित थी जिसमें कैलाश सत्यार्थी का चरित्र बोमन रानी साहब ने निभाया, और बहुत अवार्ड लेके आई पूरी दुनिया में, कांस फिल्म फेस्टिवल से लेके तमाम दुनिया में अवार्ड लेके आई। द नॉट उलझन ये अभी 2 साल पहले कोविड में रिलीज़ हुई, उसमें मैंने गेस्ट अपीयरेंस का काम किया। हुड़दंग नेटफ्लिक्स पे है मेरी, अभी मेरी 4 वेब सीरीज आने वाली है, जिसमें मुझे लगता है एक नेटफ्लिक्स पे चूना है, MX प्लेयर पे भूचाल जिसमें मैंने मुख्यमंत्री का कैरेक्टर किया है, उसके अलावा MX प्लेयर पे बिंदिया है, मैंने एक ऐसे ही पागल मैंने पत्रकार का चरित्र निभाया है। कैसा पागल? वो एक ऐसा पागल है जो समाज को एक सच्चाइयों के तहत तो वो इस तरीके से वो आग बबूला हो जाता है कि कहीं पर भी आकर के अपनी बात कह देता है, और उसके ऊपर हमले भी होते हैं। जिस तरह का किरदार निभा रहे हैं राजधानी लखनऊ में, ऐसा पागल पत्रकार आपके जीवन में दिखाई दिया? मैं जिसके सामने बैठा हूँ वो भी हैं, और ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जो आसपास और भी हैं यूपी में। तो उन किरदारों को मैंने अपने जीवन में जिया है, उसका संघर्ष किया है, क्योंकि किरदारों को जीने का भी एक संघर्ष होता है, और उस संघर्ष को किस तरह से कैमरे के सामने अदा कर पाना ये बहुत कठिन काम होता है। आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? भगत सिंह। रंगमंच, कला सेक्टर और क्रांति, ये तीनों अलग अलग नहीं है? भगत सिंह भी कला प्रेमी थे। कला प्रेमी होना एक अलग बात और क्रांति करना एक अलग बात है। और उन्होंने जहां वो नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उन्होंने भी काम किया है, जब इप्टा नहीं बनी थी, इंडियन पीपुल थिएटर एसोसिएशन। इप्टा से पहले वो थिएटर में थे, राजगुरु, सुखदेव, तमाम सारे उनके साथी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अंग्रेज़ों को वो अपनी बात रखते थे, भारत की बात। तो मुझे लगता है कि तमाम जो क्रांतिकारी हुए हैं वो कला के बहुत करीब हुए हैं। अब दुनिया के तमाम क्रांतिकारियों को उठा लीजिए, चाहे लेनिन हो, चेखव हों, हैं माओ त्से तुंग हों, आप कार्ल मार्क्स हों, ये सब क्रांतिकारी भी हुए, और ये कला इनके अंदर रची बसी रही है। आपकी भावी योजना क्या है? हमारी भावी योजना है कि जितने भी बच्चे हैं और समाज नहीं पूरी दुनिया में, इनको कलाओं से बहुत करीब होना चाहिए, प्रकृति से बहुत करीब होना चाहिए। सरकार को, जनता को, सबको इसका साथ देना चाहिए। एक ऐसी मुहिम खड़ी करनी चाहिए जिसमें ये जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई को ख़त्म करके हम एक प्रेम की हम बांसुरी बजाएं। एक ऐसी बांसुरी ना बजाएं कि रोम जलता रहे और बांसुरी बजती रहे। हम ऐसी बांसुरी बजाएं जहाँ पर प्रेम की धुन हो और सब लोग उसमें मिलजुल आपके जाएं। कला के क्षेत्र में एक लंबे संघर्ष के दौर को
सने सने घटित जब हो रहा था, अब तक की सफलता के पे दूसरा महेश चंद देवा मिला। देखिए, मैं ये कभी नहीं कह सकता कि महेश चंद देवा मेरा नाम का एक ही होगा, लेकिन मेरे जैसे बहुत से किरदार इस धरती पर है। और हो सकता है मैं लखनऊ में हूँ, हो सकता है कोई देवरिया में काम कर रहा हो, कोई असम के किसी छोटे से गांव में काम कर रहा हो, कोई मणिपुर में। इस तरह की प्रतिभाएं कैसे आए, कैसे निकल के आए, वो जो आगे के भविष्य के महेश चंद देवा बन सके? देखिए, नहीं, जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं उनसे अपने आप को बेहतर नहीं समझता। दुनिया में बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी लोग आए हैं, वो थिएटर में, साहित्य में, अलग अलग में, स्कल्पचर में, फाइन आर्ट में, विजुअल में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में, या वो राजनेता भी बने। वो जब 74 का आंदोलन हो, उसमें से कितने नेता निकले। तो ये मैं नहीं कहता था कि मैं अकेला हूँ, मैं उनमें ही से एक ऐसा अदना सा इंसान हूँ जो मैं एक प्रयास कर रहा हूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे एक बेहतर समाज का निर्माण हो। लेकिन मुझे लगता है एक बेहतर समाज का निर्माण कोई अकेले व्यक्ति से नहीं होता, इसमें एक समाज भी होना ज़रूरी है, क्योंकि बेहतर समाज तो समाज होगा। हम बेहतर समाज के निर्माण के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करते करते अगर आप जैसे लोग, पत्रकार जुड़ गए, कोई कलाकार जुड़ गए, तो हम बेहतर समाज का निर्माण कर सकते। मोहब्बत बहुत ही अमूल्य चीज़ है जिसको बचा के रखना है। इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसको बचाना है। नजरअंदाज की बात ही नहीं, इसको बचा के रखना है। अगर मोहब्बत जीवित है तो अनूप भाई सब कुछ जीवित है। तो ये थे महेश चंद देवा, नजाकत और नफासत के शहर लखनऊ में एक ऐसा बच्चा अपने 12-13 साल की उम्र में इतने बड़े सपने देख रहा था, और उन सपनों को पूरा करने के लिए उस बच्चे ने अपने जीवन के 3 दशक व्यतीत कर दिए। आज ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है महेश चंद देवा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं निश्चित तौर पे दृष्टांत न्यूज की तरफ से उनको बधाई देना चाहता हूं इस सफलता के लिए कि वे और अनगिनत महेश चंद देवा पैदा करें, जो कला की और रंगमंच के क्षेत्र को ऊंचाइयों पर लेके जा सकें। कैमरामैन आदर्श के साथ मैं अनूप गुप्ता, दृष्टांत न्यूज से।